नमस्कार साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की जो यह वीडियो होने वाली है यह स्टूडेंट के लिए होने वाली है। जो भी स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, यह वीडियो आज उनके लिए है। क्योंकि आज हम आपको एक भर्ती के बारे में बताने जा रहे हैं और यह जो भर्ती है यह है एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। जी हाँ, एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। आज मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दूँगा। कितनी सीट पर वैकेंसी आई हुई है, इसका फॉर्म कब से भराना स्टार्ट होगा, इसकी एग्ज़ाम सिलेबस, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एमपी पुलिस की जो वैकेंसी है कितनी पोस्ट पर आई हुई है। तो ये 7,500 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट है वह 15 सितंबर से इसका ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट जो है वह 29 सितंबर इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। अब बात करते हैं इसमें किस कैटेगरी के स्टूडेंट को कितने फीस देने पड़ेंगे इसके लिए। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें इस फॉर्म को भरने के लिए 500 रुपये देने होंगे। एससी एसटी कैंडिडेट और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे उनके लिए यह एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपये रखी गई है। और पेमेंट करने का जो मेथड है यह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सारी चीज़ों से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एज के बारे में। इस फॉर्म को भरने के लिए जो मिनिमम एज है वह 18 साल है और मैक्सिमम 43 साल तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। पोस्ट वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको वो नोटिफिकेशन में दिखा दूंगा कि किस पोस्ट के लिए आप कितने साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वह मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, यानी कि कम से कम आपको 10th पास होनी चाहिए। और एसटी के कैंडिडेट के जो स्टूडेंट हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं पास है। अगर कोई स्टूडेंट एसटी कैटेगरी के हैं और वह सिर्फ 8वीं पास हैं तो वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये इतनी बातें हो गई। अब देखते हैं इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में। तो इसकी जो चयन प्रक्रिया है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा जो कि पीईटी बोलते हैं आप लोग, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम रिटन एग्जाम के बारे में। यह रिटन एग्जाम का सिलेबस है, आप वहाँ से भी इस सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस सिलेबस में जो रिटन एग्जाम के बारे में लिखा हुआ है, इसमें आपको रिटन एग्जाम में 2 घंटे टाइम मिलेंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपको 2 घंटे में करने होंगे और हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक होंगे, यानी कि आपका जो है पूरी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। जिन प्रश्न के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या फिर उत्तर गलत हैं तो उनके लिए कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे, यानी कि इस एमपी पुलिस कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप चाहें तो 100 में से 100 क्वेश्चन के आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, यानी कि जीके जीएस के जो टॉपिक है, सॉरी सिर्फ जीके के जो टॉपिक हैं, यहाँ से आपके 40 अंक के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 40 अंक के 40 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, ये आपका रीजनिंग है। रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद साइंस और सरल गणित, यानी कि साइंस और मैथ, ये दोनों से मिला के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। ये आपके यहाँ पर 100 मार्क्स के एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया। एग्जाम पास करने के बाद आपको बुलाया जाएगा पीईटी के लिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। अब उसकी बात करते हैं। इससे पहले आप यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए कि आपका जो है रिटन एग्ज़ाम जो होगा आपका, उसमें एक कट ऑफ जारी किया जाएगा, जैसे 75, 72 ऐसे कट ऑफ जारी किया जाएगा। उतना कट ऑफ पर अगर आप उतना मार्क्स लाते हैं तो आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा, यानी कि जितनी भी वैकेंसी आई है 7500 वैकेंसी आई हुई है, तो इसको आप 7 से गुना कर दिए, इतने स्टूडेंट का यहाँ पर रिजल्ट होगा और उन सभी स्टूडेंट को जो है पीटी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पर पीटी के बारे में सारा चीज़ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। ये आप नोटिफिकेशन वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीटी के लिए यहाँ पर देखिए, आरक्षक पद के लिए जो भी हैं उनके लिए ऊंचाई और सी ना केवल पुरुष के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ।
अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भी पुरुष होंगे, उनके लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीने जो है बिना फुलाए हुए सीने की माप 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसके बाद आपको बोला जाएगा सीना फुलाने के लिए, तो उसमें आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल जितना है उससे 5 सेंटीमीटर अधिक आपका सीना फूलना चाहिए। ये अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए। अब है यहाँ पर गोरखा, गढ़वाली और कुमायूँ क्षेत्र के जो भी स्टूडेंट होंगे, उनके पुरुष कैटेगरी के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर, सीना 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। उसके बाद मराठा, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 79 सेंटीमीटर सीना चाहिए बिना फुलाए हुए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। ठीक है। विशेष सशस्त्र बल, अन्य समर के लिए अभ्यर्थियों के लिए इस कैटेगरी में जो अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के होंगे, 168 और 155 सेंटीमीटर हाइट और 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर यहाँ पर सीना होना चाहिए पुरुष के लिए। ठीक है। इसमें एक और कैटेगरी है आरक्षण अन्य सभी संवर्ग के जो अनुसूचित जनजाति की जो भी कैटेगरी होंगे, पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट, बिना फुलाए हुए सीने की माप 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर। महिलाओं की सीने की माप नहीं ली जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ भी लागू हो, यदि सीने का माप न्यूनतम माप से अधिक है तो उसे कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य होगा। शारीरिक मापदंड में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जाएगी, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आपको फिजिकल टेस्ट में मान लीजिए अगर आपकी सीने की माप नहीं पूरी हो रही है या फिर अगर आपकी हाइट कम है, तो इसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, इसे आप अपने से देख लीजिएगा। आपके जैसे भी अगर आपका आँख, कान जो भी खराब हो, आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना है और इसे ठीक करवा के आपको वहाँ पर पीटी में जाना है। ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पर जो सभी स्टूडेंट को ध्यान देने लायक है, आपको इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 6 में यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखा मिलेगा, अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, ये तो आम बात है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मेन ध्यान देने वाली बात है, शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिनके 2 से अधिक बच्चे जीवित हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अगर आप फॉर्म भरते भी हैं, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सारी चीज़ें आपसे लिया जाएगा और अगर आपको ऐसा पाया गया, तो आपको इसके लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा इस पोस्ट पर। ठीक है। साथ ही साथ यदि एक बच्चा जीवित है और बाद में प्रसव में 2 या अधिक बच्चे जन्म लेते हैं, तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है नोटिफ़िकेशन में। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर पहले से ही दे दिया गया है। एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको 30 अक्टूबर से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपके 2 शिफ्ट में, एक दिन में 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम जो है फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट के लिए वो 7:30 से 8:30 होंगे और इनका एग्ज़ाम 9:30 से 11:30 बजे तक होगा। और सेकंड शिफ्ट के जो स्टूडेंट होंगे, उनका रिपोर्टिंग टाइम 12:30 से 1:30 होगा और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक इनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम और पीईटी के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आपका जो चयन होगा वह किस आधार पर होगा। तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में अंतिम चयन के बारे में लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा में न्यूनतम अंक लाने पर प्रथम चरण लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग आधार पर अंतिम चयन होगा। यानी कि आपके जो एग्ज़ाम में नंबर आएंगे और उसके बाद पीईटी में जो नंबर आएंगे, उन दोनों के आधार पर आपका जो है अंतिम चयन यानी कि मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जाएगा। अब ये देख लेते हैं यहाँ पर फिजिकल में जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट देने आप जाएंगे, वहाँ पर आपसे कौन-कौन सी चीज़ें करवाई जाएँगी, कैसी-कैसी आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जो पीईटी होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वह 100 अंक का होगा, 100 मार्क्स का होगा और इसमें आपको पुरुष को 800 मीटर का दौड़ लगाना होगा। अब यहाँ पर देखिए 800 मीटर दौड़ के लिए यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है और यहाँ पर 800 मीटर दौड़ होगा पहले, दौड़ पास करने के बाद आपका लंबी कूद और उसके बाद गोला फेंक। ठीक है।
यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है और ये ऊँची कूद और ये गोला फेंक के बारे में ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप इसे अच्छी तरीके से समझ लें और आपको फिर इससे पता चल जाएगा कि कितना गोला फेंकने पर या फिर कितना हाई जंप करने पर, लॉन्ग जंप करने पर आपको कितने मार्क्स इसमें मिलेंगे, ठीक है? ये यहाँ पर नोटिफ़िकेशन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ आप इसे नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख के समझ लीजिएगा। अगर कोई भूतपूर्व या फिर होमगार्ड सैनिक हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर ये सारी जानकारी दी हुई है। अगर कोई इस कैटेगरी के अगर कोई स्टूडेंट हैं, वो अगर फॉर्म भरेंगे तो आप इस चीज़ को अच्छे से देखकर समझ लेंगे। ठीक है? एग्ज़ाम और फिज़िकल होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बारे में ये सारी जानकारी दी गई है। आप इसे डाउनलोड करके सिलेबस को आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और जो भी अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई सा नहीं है तो आप इसे बना लीजिएगा। ठीक है? यहाँ पर ये नोटिफ़िकेशन ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है अच्छे से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के या फिर एससी, एसटी, जनरल जो भी कैटेगरी के हैं, वो सभी स्टूडेंट अभी से अपना डॉक्यूमेंट बना लें, जैसे भी यहाँ पर जिस डेट के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है? और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है ये आपको जो ध्यान देने योग्य बात है, देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहाँ उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य इकाई में स्थानांतरण का पात्र होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल में आपकी जॉब लग जाती है, तो आपको वहाँ पर 5 साल नौकरी करनी पड़ेगी। अगर मान लेते हैं अगर आप इसमें नौकरी कर रहे हैं और आपका किसी और चीज़ में नौकरी लग जाता है, तो आप उसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आपको एमपी पुलिस में जॉब होने के बाद आपको 5 साल एमपी पुलिस में नौकरी करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप इस पुलिस से रिज़ाइन देके आप दूसरी नौकरी जॉइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान देने योग्य बात है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और फिर आप लोग अपनी तैयारी अच्छी से कीजिएगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी जो भी मैंने आपको बताई, वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको ये बता देता हूँ कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है। तो आपको इसे अप्लाई करने के लिए सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपको यहाँ अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ मिलेगा, आपको यहाँ इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करना है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक का क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपना पासवर्ड, ये सारी चीज़ें अपना रजिस्ट्रेशन करके आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप अपना फॉर्म इस तरीके से भर सकते हैं। ठीक है? तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको जो भी आपका डाउट होगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा और उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको बता दूँगा। तो बस यही छोटी-सी जानकारी आप लोगों को देनी थी। अगर आपके कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार हैं जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं और अगर उन्हें नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को शेयर करके उनके पास पहुँचाएँ और इसके बारे में जानकारी दें ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सकें। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।